हेलो बच्चों। तो जो हमारा स्टडी के पीरियड चल रहे हैं और उस स्टडी के पीरियड में जो हमने पहले पीरियड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। वहाँ हमने देखा था कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अच्छा, समाज में समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी होती है, उसके मॉडल्स क्या हैं, कौन कौन से मॉडल्स पर वो आधारित है, उसके सिद्धांत क्या हैं, कुछ अलग से तथ्य भी दिए गए थे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट थे। अभी उसी की सेकंड क्लास है और इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो हिस्सा बच गया है इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे एनसीएफ का नाम सुना होगा आपने, एनसीईआरटी सुना होगा, सीबीएसई बोर्ड सुना है, वो भी सब चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन पहले जो समावेशी शिक्षा है पहले हम उसे पूरा कर लेते हैं, जो हिस्सा बचा हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अब इसका, पहले पीरियड से आगे इसे जोड़ते हुए समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 हेडिंग लिख लेते हैं, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006, ये हमारा मेन हेडिंग है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो एक्ट है, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में है, संविधान के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं, कम या ज़्यादा आते ही आते हैं। तो ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। और इसे एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2006 with reference to inclusive education, with reference to inclusive education। तो ये हमारा हो गया मेन हेडिंग बच्चों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब इस पॉलिसी में कुछ तथ्य बता रखे हैं, कुछ फैक्ट बता रखे हैं, वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो थ्योरी है, ये जो नीति है, कुछ फैक्ट पे आधारित है, कुछ तथ्यों पर आधारित है, कुछ तथ्यों पर आधारित है, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। वो क्या है? नंबर एक में कहा गया है कि जो विशिष्ट बालक हैं जिनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उनकी पहचान जो है प्रारंभिक स्तर पर ही कर लेनी चाहिए, ताकि उन्हें पहचानने में फिर बाद में दिक्कत ना हो, और समय रहते जितनी भी चीज़ें उनके लिए रिक्वायरमेंट हैं समावेशी शिक्षा में, वे सब उन्हें उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है जो इस नीति में बताया गया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालकों की पहचान, विशिष्ट बालकों की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही जरूरी है, प्रारंभिक स्तर पर ही जरूरी है, ताकि वे अपने लक्ष्य को समय के अंदर प्राप्त कर सके। ये बात आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब आपको ये सब बात क्लियर हो चुकी है कि समावेशी शिक्षा क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, और समावेशी शिक्षा किन बच्चों के लिए जरूरी है ना। तो ये सब चीजें हम पहले पीरियड में बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पहला पॉइंट बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक है हमारे समाज में या हमारी क्लास में, उनकी पहचान जो है बहुत ही जल्दी होनी चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर ही होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और वो अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी एक टाइम के अंदर प्राप्त कर सकें। रिकॉग्नाइजेशन
of specific children recognition of specific children is must at primary level so that they may achieve their objectives within time period. विदिन टाइम पीरियड। तो ये पहला तथ्य है जो इस नीति के द्वारा बताया गया है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या तथ्य है, दूसरा क्या फैक्ट है, दूसरी क्या जरूरी बात है। दूसरी बात में कहा गया है कि जो बालक शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं तथा सामान्य बालकों की तुलना में कहीं ना कहीं अलग हैं, तो उन्हें उनके साथ अगर हमारे शिक्षा देंगे तो वे अपमान, तिरस्कार और हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होगी। तो इसके लिए विशेष उपाय करने जरूरी है। क्या कहा है लिख लेते हैं एक बार। जो बालक सामाजिक तथा शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हैं, तब सबके साथ शिक्षा में तिरस्कार, घृणा तथा हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है आपको हिंट करने के लिए कि जो बालक कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से अलग हैं, और इसलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट कहा जा रहा है, इसलिए उनके लिए क्या जरूरी है, समावेशी शिक्षा जरूरी है। तब कभी ना कभी उनके मन में, क्योंकि वे दूसरों के मुकाबले उस स्तर के नहीं होते, कहीं ना कहीं उनसे पिछड़े हुए होते हैं या उनसे आगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ये भावनाएं उनके अंदर आ सकती हैं। तिरस्कार की भावना है ना, डिप्राइव होने की, घृणा यानी कि हेट करने की, या हीन भावना, किसी को अपने से अच्छा समझना, किसी को अपने से बहुत ही कम समझने की भावना, ये उत्पन्न हो जाएंगी, और उससे कहीं ना कहीं जो उनकी स्टडी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी ही होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये इस पॉलिसी में कहा है कि जो ऐसी भावनाएं हैं वो बच्चों के अंदर उत्पन्न ना हो, उससे पहले ही समावेशी शिक्षा जरूरी है। तो सामाजिक को इन्हें बोल सकते हैं सोशल, शारीरिक हो सकता है फिजिकल, मानसिक हो गया मेंटल। तो जो इन तीन वजह से अलग हैं बच्चे, उनके अंदर घृणा, हेट की भावना आ जाती है, हेट की फीलिंग, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और तिरस्कार, डिप्राइव्ड, ये कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार कर दिया गया है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है, एक ही क्लास में उनसे अलग तरह का बर्ताव किया जा रहा है अन्य बच्चों के द्वारा। तो इस तरह की अगर भावनाएं आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं अध्यापन का कार्य नहीं हो पाएगा संपन्न। तो समावेशी शिक्षा जरूरी है। तो ऐसी समस्या ना आए, ये भी इन पॉलिसी में कहा गया है। इसका यह मुख्य तथ्य है। उसके बाद अगला तथ्य हो सकता है जो विशिष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं, जो विशिष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं।
अभी जो विशिष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं मैं समझा चुका हूँ, तो पूरी लाइन में दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। ये विशिष्ट कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं, तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए। तो जो विशिष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं इनके लिए सरकार के द्वारा उचित प्रबंध जरूरी है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूं। प्रॉपर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट is mandatory for special programs तो जो विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं उन विशेष बच्चों के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इन भावनाओं से बचाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन भागीदारी कर सकें, इन कार्यक्रमों में भाग ले सकें और वो कहीं ना कहीं दूसरों से अपने आप को अलग ना समझे। तो तब जो सरकार है या जो स्थानीय सरकार है या जो स्कूल प्रबंधन है उनका एक बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, ताकि इसका प्रबंधन को उचित करें और कहीं किसी को भी दिक्कत ना आए। ये भी इस पॉलिसी में कहा गया है। उसके बाद जो चौथा तथ्य है, फोर्थ फैक्ट, वो कहा गया है कि इस समावेशी शिक्षा से, इस समावेशी शिक्षा से विशिष्ट बालकों के लिए उचित विकास हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन समय समय पर किया जा सके, समय समय पर किया जाए, समय समय पर किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी प्रबंध किए जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के लिए, तो उसका विकास कार्यों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। वो सब गतिविधियां जो हैं सुचारू रूप से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस बात का पता करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन जरूरी है। ये भी इस पॉलिसी में कहा गया है। मूल्यांकन कह सकते हैं इवेल्युएशन। समय समय पर मूल्यांकन होता रहे, इवेल्युएशन होता रहे, चीज़ों को परखते रहें कि क्या कमी रह गई है और क्या हम और अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा मेन हेडिंग था वो था समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एक शिक्षा नीति बनाई गई थी 2006 में। तो इस नीति में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या तथ्य थे, वो मैंने आपको बताए। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसे मैं अवगत कर रहा हूँ, फिर से आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जो मैं टॉपिक है पहले भी ले चुका हूँ एक बार अलग से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ, उन्हें आप दोबारा देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में भाग 3 व भाग 4 में कई अनुच्छेद ऐसे हैं
अनुच्छेद को बोल देते हैं आर्टिकल्स। कई अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 3 है और जो पार्ट 4 है उसमें ऐसे कई आर्टिकल हैं जिनका संबंध शिक्षा से है, तो इनका हमें पता होना जरूरी है। और ये मैं कह चुका हूँ कि ये पहले भी मैं एक पीरियड में ले चुका हूँ, तो थोड़े से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनका दोबारा से रिवाइज करवा लेते हैं, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा के पार्ट में भी आते हैं। तो इसमें बच्चों एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, इस आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और अलग अलग करना हो तो संसद के द्वारा कोई विधि के द्वारा ही उसे प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करना हो तब संसद द्वारा बनाई किसी विधि के द्वारा ही यह संभव है। ये कहा गया है आर्टिकल 21 में। अब ये क्या है इसे मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको याद हो जाए। तो इसमें कहा गया है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके प्राण नहीं छीने जा सकते, उसकी जो दैहिक है, जो शारीरिक स्वतंत्रता है वो कैद नहीं की जा सकती। तो प्राण का मतलब क्या हो गया? लाइफ। उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती, उसकी जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है वो कैद नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा करना पड़े, मान लो कोई क्रिमिनल हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो अपने आप में, तो जो संसद ने विधि बना रखी है, जो पार्लियामेंट ने विधि, जो कानून बना रखे हैं, लॉ बना रखे हैं, उनके द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल 21 जो बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछा गया है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसमें। उसके बाद अनुच्छेद 19 लिखिएगा, एक आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में क्या बता रखा है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी तथा रोजगार की स्वतंत्रता, तथा रोजगार की स्वतंत्रता एक ही आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 19 ही है। जब मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं या संविधान पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता जो रखी है, A B C D E है वैसे करके, लेकिन यहाँ मुझे बस सिर्फ मेन पॉइंट बताना है, क्योंकि मैं आपको संविधान नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ CDP। और CDP में भी क्या? समावेशी शिक्षा। तो कहीं ना कहीं इससे अटैच ही आर्टिकल हैं, तो इनका हमें पता होना जरूरी है। अभिव्यक्ति को आगे बोल देते हैं स्पीच ऑफ फ्रीडम, स्पीच ऑफ फ्रीडम। और रोजगार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं, अपनी जीविका का साधन ढूंढ सकते हैं। तो ये बता रखा है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में। तो अभी ये दो आर्टिकल ध्यान में रखें, 21 और 19। उसके बाद बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसे लिखते हैं, उसे समझते हैं। 2002 में
86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार बोलते हैं फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा एक नया अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसके अनुसार जो कुछ बच्चे हैं जिनकी आयु होती है 6 साल से 14 वर्ष, इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो प्राइमरी शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दी गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्यों है, इसे फिर रिवाइज कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। तो इसमें कहा गया बच्चों की 2002 में संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन के इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। लिख देता हूं यहाँ। सभी कुछ दोनों भाषाओं में लिखना पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। 2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो शिक्षा, जो एजुकेशन है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसके बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। इसलिए मुझे क्या बताना पड़ा पहले आपको? आर्टिकल 21 बताना पड़ा, क्योंकि ये 21A है और वो क्या है? आर्टिकल 21, इसलिए वो जरूरी था। और इसके अनुसार जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो निःशुल्क होगी, उसके लिए कोई फीस नहीं होगी और अनिवार्य होगी, मैंडेटरी। तो ये इसमें कहा गया मैंडेटरी, कंपल्सरी होगी। ठीक, तो ये कुछ आर्टिकल थे बच्चों जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आर्टिकल तो अभी और भी हैं, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि ये सब चीज़ें मैं पहले ही दे चुका हूँ। जब आप इसमें सर्च करेंगे अपने इन लेक्चर्स में, तो किसी न किसी एक पीरियड में आपको और भी बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। इसमें 350 है, 351 है, वो बहुत सारे आर्टिकल हैं, 45 है, इस मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है बस वही बताना है आपको चाहा, उसका हम सारे काम रिवाइज नहीं करेंगे। अब उससे आगे चलते हैं, जो चीज़ें जरूरी हैं वो हम करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों क्या है? समावेशी शिक्षा चल रही है। इससे अलग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें RTE आता है, जिसे राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। वो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ एक पीरियड में। बाकी बुक्स वगैरह में वो यहाँ लिखा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं बताया गया, सब चीज़ आपके सामने है, तो उसका आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, ताकि जो और जरूरी चीज़ें हैं वो भी सब संपन्न हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में तैयार किया गया था,
जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी थी मैंने समझाई आपको क्या थी, वो 2006 में थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में ही कहते हैं एनसीएफ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एनसीएफ इसे ही कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे एनसीएफ 2005 से पुकारा जाता है। इसे बोल सकते हैं इसमें नेशनल क्यूरिकुलम और फॉर्मेट बोल सकते हैं, रूपरेखा हो। इसलिए इसे क्या बोला गया है, एनसीएफ बोला गया। फॉर्मेट बोल देते हैं या बोल देते हैं फ्रेमवर्क लिखना चाहिए। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहां तक मैंने आपको ये हेडिंग लिखा है अभी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं एनसीएफ 2005, और पूरा नाम है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके अनुसार भी कई तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब हुआ, प्रकाशित कब हुआ। तो दिसंबर 2005 में प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 2005 में ये पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, मतलब ये आया। पहली बात तो ये दिसंबर 2005 में प्रकाशित होने के बाद जो इसके बाद कुछ मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें एक एडवाइस किया गया, और एडवाइस ये थी कि कक्षा 1 से ही मातृभाषा तो जरूरी है ही, मदर टंग तो जरूरी है ही, साथ साथ में अंग्रेजी शिक्षा का होना भी जरूरी है। ये एडवाइस किया गया है एनसीएफ 2005 के द्वारा। तो मैं लिख देता हूं, कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है। यह है वो मेन लाइन जिसके लिए एनसीएफ को जाना जाता है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, संविधान में भी हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज हैं। तो अगर मान लिया कोई बच्चा साउथ इंडियन है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी अपनी मातृभाषा में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, और जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है तो हिंदी में हो। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश की उपयोगिता देखी गई, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनका भी जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश में योगदान रहता ही रहता है। तो इंग्लिश को भी हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सुझाव दिया गया एनसीएफ 2005 के द्वारा कि कक्षा 1 से ही मातृभाषा तो आप पढ़ाओ ही पढ़ाओ। मातृभाषा, मदर टंग, जो मदर टंग होती है उसको तो इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन साथ साथ में इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल करें। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसे भी इंट्रोड्यूस करें। ये एनसीएफ 2005 की मेन लाइन है। अब फिर ये सुझाव दिए गए, तर्क दिए गए कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। तो उस तर्क में कहा गया, कुछ अपनी बात को सपोर्ट करने की बात बताई गई। तो उसमें कहा गया पहली बात कि जो अंग्रेजी भाषा है यह एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है, अच्छे समाज के लिए जरूरी हो चुकी है। ऐसा कहा गया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इज कंपलसरी फॉर ए गुड सोसाइटी। अगर मान लिया एक अच्छी सोसाइटी है तो आप देखते भी होंगे अपने आसपास कि कहीं ना कहीं वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ अंग्रेजी भाषा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये एनसीएफ 2005 में कहा गया था। पहले तो ये कहा गया, फिर इसके पीछे तर्क दिए गए, ये लॉजिक दिए गए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये कहा गया कि जो एक अच्छा समाज है, जो एक शिक्षित समाज है, उसकी ये भाषा बन चुकी है, इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा तर्क दिया गया कि भारत में भी दूसरा तर्क दिया गया है कि भारत में सरकार भी अंग्रेजी का उपयोग करती है।
बहुत सारे सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अंग्रेजी शिक्षा का उपयोग होता था, होता है और होता ही रहेगा। तो फिर ये कहा गया कि जो आम आदमी है उसे ही अंग्रेजी से वंचित क्यों रखा जाए, जब सरकारी कामों में भी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। तो जो आम आदमी है उसके बीच में भी क्लास 1 से ही शिक्षा का होना अनिवार्य बताया गया। उसके बाद इस एनसीएफ के द्वारा ही बच्चों ये बताने का प्रयास किया गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक कौन कौन से विषय होंगे, उनके पढ़ाने का जो फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा, ये रूपरेखा तैयार की गई जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। और जैसे आप जानते हो कि जब कक्षा 1 से 12 तक दी जाती है तो उसके भी कई खंड होते हैं, कई पार्ट होते हैं। जो पहला स्लैब होता है कक्षा 1 से 5 तक होता है, फिर दूसरा स्लैब होता है 6 से 8 तक, फिर 9वीं 10वीं और फिर 11वीं 12वीं। ये भी आप भली बात ही जानते हैं। तो इसके भी कई स्लैब बना दिए गए। पहला स्लैब है 1 से 5वीं क्लास तक, फिर है 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक, फिर है 9वीं 10वीं क्लास और फिर है 11वीं और 12वीं क्लास। ये जो स्लैब बनाए गए थे, ये जो अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बताया गया था, इसके लिए ही एनसीएफ फेमस है और यही एनसीएफ के लिए जरूरी है जो मैंने आपको बताया, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद एक बात और कही है एनसीएफ के द्वारा, वो मैं इधर रब कर देता हूं। एनसीएफ ने कहा है कि भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कोई बच्चा एक ही भाषा सीख ले उससे कोई ज्यादा काम चलने वाला है नहीं। तो फिर एनसीएफ ने कहा कि कम से कम एक बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ये भी एनसीएफ के द्वारा सलाह दी गई। तो एनसीएफ के द्वारा यह सलाह दी गई, एडवाइस दी गई कि प्रत्येक बालक को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। जैसे लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि ऐसा किसके द्वारा संतुष्टि की गई कि कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपका आंसर क्या होगा, एनसीएफ 2005 के द्वारा ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया। तो बच्चों ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी एनसीएफ 2005 के बारे में। इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ही क्वेश्चन आ चुके हैं और उससे आगे अब क्या है कैसे है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों जिसे हम सीबीएसई कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड सुना होगा आपने, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसके बारे में कुछ 2-3 बातें हैं इंपोर्टेंट, वो बतानी जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड आपने सुना ही है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करता हूं तो क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे हम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जाना जाता है। पूरे भारत में जो 10वीं 12वीं की कक्षाएं होती हैं या जो एग्जाम लिए जाते हैं पूरे भारत में है, और ये एक बोर्ड है जो पूरे भारत में स्थापित किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था बच्चों ये ऐसे ही था कि ऐसे माता पिता जिनका जो स्थानांतरण है, जिनका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी भी हो सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसे आज हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन समझते हैं या कहते हैं। तो इसके बारे में जो जानना है वो ये है कि इसकी जो स्थापना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई और कब हुई। ये 1-2 पॉइंट है जिसमें इंपोर्टेंट है। तो बच्चों जिसकी स्थापना हुई थी वो तो है 1929 में, 1929। दूसरा, जो मानव संसाधन मंत्रालय होता है,
ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। जो मानव संसाधन मंत्रालय होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री होती है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसकी? सीबीएसई की। और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जानने लायक बात है। इस मिनिस्ट्री द्वारा इसकी स्थापना की गई। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है और इसका जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं बच्चों, वे कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सीबीएसई की स्थापना की गई थी। तो ये 2-3 बातें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको पता होनी चाहिए थी, तो मैंने बताई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है, इसकी जो है यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। जैसा आप जान रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एनसीईआरटी बनाया गया था ताकि रिसर्च की जा सके, जो टीचर हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1961 में, 1961 में। मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के द्वारा और अन्य और संगठन थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैंने बताया आपको, यही है कि जितने भी ऑल इंडिया स्कूल हैं वहाँ पर जो केंद्र सरकार है, ये काउंसिल निश्चित करेगी कि क्या चीज़ सब जो मापक है, जो स्टैंडर्ड है, उनके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जो एक सैटेलाइट है, जिसे एडुसैट सैटेलाइट बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एक सैटेलाइट है एडुसैट सैटेलाइट, इसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि सब काम जो है ठीक ठाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जो कुछ चैनल हैं दूरदर्शन के द्वारा, जैसे ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, उनका भी उपयोग जो है बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों मैंने बताई। बस इस पीरियड में इतने रहने देते हैं। और ये जो आपकी जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये पूरी हुई। इसे मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताया है, सीबीएसई के बारे में बताया है, एनसीईआरटी के बारे में जो उपयोगी बातें हैं वो बताई हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन किन बच्चों के लिए वो जरूरी है, उसके सिद्धांत क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मॉडल्स क्या है, और कुछ आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाए। ये सब चीज़ें जो समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी थी, वो मैंने पूरी तरह से आपको कवर कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।